नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज बात देश में मोदी वर्सेस विपक्ष की। मुंबई में हुई इंडिया की बैठक की, बात देश में अगले साल होने वाले आम चुनाव की और बात वन नेशन वन इलेक्शन की। जी हां, साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, लगातार इसको लेकर रणनीति तैयार कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ा मोदी सरकार की ओर से चला गया वो है देश में वन नेशन वन इलेक्शन का, जिसको लेकर अब बहस तेज हो गई है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित कर दी गई है, जो देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए तमाम पहलुओं को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा होगी। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन की जो जिन है वो सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसके बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि इस विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के लिए बिल लाया जा सकता है, जिसके बाद अटकलों और संभावनाओं का दौर शुरू हो गया है। लेकिन विपक्षी नेता इन संभावनाओं को खारिज कर रहे हैं। उनका मानना है कि हाल फिलहाल की स्थिति में यह संभव ही नहीं है। अब ये शगुफा है या सियासत, और ये कितना मुमकिन है? जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। वन नेशन वन इलेक्शन, शगुफा और सियासत में। क्या एक देश एक चुनाव का बिल आने वाला है? क्या सरकार ने एक देश एक चुनाव का मूड बना लिया है? वन नेशन वन इलेक्शन बीते कई सालों से चर्चा चल रही थी। अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर इस चर्चा ने जोर पकड़ा है। मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर कोई कमेटी बना दी है। अब इस पर विचार करने के लिए रामनाथ कोविंद को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय चुनावी दृष्टिकोण के मेजबान के रूप में सरकार की गंभीरता को प्रदर्शित करता है। नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद अगले साल मई जून में लोकसभा चुनाव होंगे। अब सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी गठित की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि समान नागरिक संहिता बिल और महिला आरक्षण बिल के साथ ही सरकार विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव बिल को भी पेश किया जा सकता है। अब सरकार की इस रणनीति के पीछे क्या 2024 के आम चुनाव को लेकर कोई बड़ी वजह है, या फिर जैसा कि बीते कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की वकालत मजबूती से करते आए हैं, उसको जमीन पर उतारने का काम किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, अभी एक समिति का गठन किया गया है। समिति की एक रिपोर्ट आएगी जिस पर चर्चा होगी। संसद परिपक्व है और वहां चर्चा होगी। घबराने की जरूरत नहीं है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। यहां विकास हुआ है। मैं संसद के विशेष सत्र के एजेंडे पर चर्चा करूंगा। उधर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो प्रतिक्रिया विपक्ष की आई है, उनमें साफ कहा जा रहा है कि ये मोदी सरकार की बौखलाहट में लिया जाने वाला फैसला है और यह फैसला संघीय ढांचे के खिलाफ होगा। हालांकि भारत में भी इस व्यवस्था के तहत चुनाव हो चुके हैं। आजादी के बाद 4 चुनाव लगातार इसी व्यवस्था के तहत किए गए। साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे। इसके बाद कुछ राज्यों की विधानसभाएं पहले ही भंग होने के चलते ये व्यवस्था टूट गई थी। मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसका एजेंडा अब तक साफ नहीं हो पाया है। इस सत्र को लेकर अब कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल पेश करने जा रही है। इसे लेकर विपक्ष की तरफ से विरोध भी शुरू हो चुका है और इसके फायदे नुकसान गिनाए जा रहे हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन से किसे नफा होगा और किसे नुकसान? मोदी सरकार के ये पैंतरा 2024 के इलेक्शन के लिए क्या विपक्ष पर छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है? इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में चर्चा करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, विपक्ष की टेंशन। लेकिन पहले कुछ बयान सुन लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन हो
वन नेशन वन राशन कार्ड हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर एक नहीं पता नहीं कितनी ऐसी व्यवस्थाएं जो जनमत चाहता है, देश की व्यवस्था के लिए जरूरत है, उन बातों को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नहीं कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चर्चाएं समाज के अंदर होती रही हैं और चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो मुझे लगता है कि समाज का जो हिम्मत होगा उसके आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच बनेगी उसके आधार पर चीजें तय होंगी, लेकिन आज इस पर कुछ कहा जाए ऐसा मैं भी ठीक नहीं मानता। निश्चित रूप से इस पर चर्चाएं काफी समय से चल रही कि देश के अंदर हर 2-4 महीने में चुनाव आ जाते हैं, इसलिए ये बात सही है कि उससे देश की बहुत बड़ी धनराशि की बचत होगी, समय जाया नहीं होगा, सरकारों को काम करने का अवसर प्राप्त होगा, और इसलिए एक देश और एक चुनाव ये विषय अभी देश में चर्चा में है। हो सकता है आगे इस पर कोई फैसला हो, लेकिन ये भारत सरकार का विषय है। तो ये संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, राज्यों की स्वीकृति है, ये हमारे संविधान में इसका संशोधन करना है। ये केवल लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं, ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उससे संभव नहीं, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा बंद कर सकते हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये की सरकार है, वो तो एक लाइन का उनको कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना है कि विधानसभा बंद करो, बंद हो जाए। अब ये तय करेंगे कि लोकसभा ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अगर बिल लाया जाएगा, मुझे नहीं मालूम क्या एजेंडा होगा, लाया जाएगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है और कई स्टेट्स इसका अपोज करेंगे। कर्नाटक में तो पिछले दिनों चुनाव हुआ है, कई स्टेट्स में अभी उनके टेन्योर बाकी है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उन लोगों का आपसे तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता अमित तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी जी और आप प्रवक्ता नितेश चौरसिया जी, और साथ ही हमारे स्टूडियो मौजूद हैं स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों का अवसर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अमित तिवारी जी, जिस तरह से देखें, मुश्किल से शायद 1 साल का भी वक्त नहीं बचा है लोकसभा चुनाव में, उसके पहले फिर से चर्चा शुरू हो गई है, विशेष सत्र में भी ये बिल लाने की बात की जा रही है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इसमें बहुत सारी समस्याएं तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये सिर्फ चर्चा होगी या फिर शगुफा या सियासत है, क्योंकि आज़ादी के बाद 4 बार इस व्यवस्था के तहत चुनाव हो चुके हैं, लेकिन राज्य के जो चुनाव थे, राज्य की जो सरकार थी वो भंग हो गई थी, इसके बाद ये व्यवस्था खराब हो गई, बिगड़ गई। अभी की जो राजनीतिक परिदृश्य की हम बात करें, अभी राजनीति में बड़ी उठापटक चलती है, कौन सी सरकार किस राज्य की कब तक चलेगी पता नहीं है। तो अगर इसके तहत चुनाव हो भी जाते हैं तो कितना ये सस्टेन रहेगा ये प्रोसेस, कितनी व्यवस्था आगे चलेगी, इसको लेकर बहुत सारे सवाल है। तो फिर क्या ये वाकई सियासत या शगुफा है, और विशेष सत्र में क्या इस पर बिल आएगा, पास होंगे, क्या कुछ होगा, ये मुझे लगता है दर्शक जरूर जानना चाहेंगे एक बार आपसे। देखिए, अभी तो कमेटी का गठन हुआ है, श्री रामनाथ कोविंद जी उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, और माननीय नड्डा जी ने उनसे मिलकर भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष है वो उनके सामने रखा है, और निश्चित तौर पे अभी इसके मेंबर्स गठित होंगे, उसके बाद चर्चा शुरू होगी, और उस चर्चा के माध्यम से जो निर्णय निकलेगा, जो निचोड़ निकलेगा, उसमें विपक्ष के भी दल रहेंगे, कोई ना कोई प्रतिनिधित्व रहेगा ही, सिविल सोसाइटीज के प्रतिनिधित्व रहेगा। तो अभी तो ये चर्चा की शुरुआत है, बाकी विशेष सत्र में क्या आएगा वो तो हमें भी नहीं पता है, और मेरे ख्याल से किसी को उसका अंदेशा नहीं है। वो जब विशेष सत्र बुलाया जाएगा और उसके सदन के सामने जो वो पूरी की पूरी जो लिस्ट आएगी, तब पता चलेगा कि हम उस सदन में क्या। पर मेरा ये निश्चित तौर पे मानना है कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है वो जनहित के लिए बुलाया गया है, गरीब कल्याण के लिए बुलाया गया है, और उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है जिससे कि हमारी देश की जनता डायरेक्टली जुड़ी हुई है। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने रक्षाबंधन के त्योहार पर हमारी महिलाओं को, देश की महिलाओं को 200 रुपए की जो छूट है वो दिया है। तो इस तरीके से हम किस तरीके से एक व्यापक तौर पर
काम कर सके जनता के कल्याण में, उस चीज के लिए बुलाया नहीं ठीक है, लेकिन विशेष सत्र में यही बात सबसे सामने आ रही कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो उसमें लेकर आया जाएगा और इसी को लेकर खास तरह से विशेष सत्र बुलाए गए हैं। एक दो और बिल हैं जो अहम बिल हैं, जो समान नागरिक संहिता है, महिला आरक्षण है, इस पर भी जरूर चर्चा होगी। लेकिन अभिमन्यु त्यागी जी, अभी तो सिर्फ कमेटी गठित हुई है, अभी तो चर्चा शुरू होगी और अभी से आप लोग ने विरोध करना शुरू कर दिया। अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, अगर आपको लगता है कि व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं हो सकता है, तो जब आप लोग को भी शामिल किया जाएगा मीटिंग में, वहां पर बात रख सकते हैं। अगर किसी चीज से सरकार कह रही इससे कुछ फायदा हो सकता है तो एक सार्थक चर्चा तो होनी चाहिए ना, पहले से विरोध क्यों शुरू हो जा रहा है? जी आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, ये संवैधानिक तौर पर ये जो वन नेशन वन इलेक्शन जो वाला जो शिगुफा है, मैं शिगुफा कहूंगा, वो कहीं भी लगता नहीं है कहीं कुछ हो, ये सिर्फ एक शिगुफा भर है। उसके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में कारण ये है कि ये चाहते हैं वन पार्टी वन नेशन और नो इलेक्शन, वो चाहते ही नहीं चुनाव हो आगे चल के। ये चाहते हैं कि जो असल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटका लिया जाए। इनका ग्राफ नो इलेक्शन कहां से आ जाएगा? यहां तो एक इलेक्शन करवाने की बात हो रही है, चाहे वो राज्यसभा का हो या अपने राज्य के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, इसमें तो इलेक्शन करवाने की बात हो रही है। इलेक्शन नहीं करवाने की बात तो कहीं से नहीं हो रही है। बाजी क्या है जो वन पार्टी वन नेशन और नो इलेक्शन, इस सिद्धांत पे क्यों चलना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे अभी सवाल भी बनते हैं। सवाल ये है कि जहां भी चुनाव हुए 6 महीने पहले, जहां साल भर पहले हुए, जहां 2 साल पहले हुए, वहां का जो चुनावी खर्चा हुआ है, जो रिसोर्सेज लगे हैं, उनका क्या होगा? क्या वो अभी भंग होंगे? और इसके अलावा कहीं राज्यों में भी चुनौती आ जाती है, सरकारें गिर जाती है। मान लो 2.5 साल में सरकार गिर गई तो 2.5 साल आप वहां गवर्नर रूल बना कर रखेंगे। तो ये संवैधानिक जो व्यवस्था है उस पर प्रसंचीन है। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं कांग्रेस पार्टी। असल मुद्दों को गौण करना चाहते हैं। देखिए, एक और बड़ा सवाल है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का मामला बनेगा तो जो राज्य के जो मुद्दे होंगे वो गौण हो जाएंगे और सिर्फ केंद्र के जो मुद्दे होंगे वो हावी रह जाएंगे। इसके अलावा देखिए, लोकतंत्र की क्या खूबसूरती है। जो छोटे छोटे दल हैं, जो रीजनल दल हैं, जिन्हें मित्र दल भी कहा जाता है, वो अपने मुद्दे, एक समूह के मुद्दों को भी उठाते रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। उनकी कहीं कोई जरूरत फिर इस व्यवस्था में नहीं रहेगी। तो हमारा मानना है इस लोकतंत्र की खूबसूरती बनी रहनी चाहिए और ये शिगुफा ना छोड़े। असल मुद्दा जो है असल मुद्दे पे टिके रहे। रोजगार देने की बात करें, महंगाई को कैसे रोको उसकी बात करें, और वन नेशन वन इलेक्शन से ज्यादा जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो फेयर इलेक्शन होने बहुत जरूरी है। तो ये शिगुफा छोड़ना बंद करे। जनता जाग चुकी है। इनका ग्राफ लगातार घट रहा है और इंडिया अलायंस का ग्राफ रोज बढ़ता जा रहा है। तो उसके डर के मारे ये चाहते हैं बहुत जल्द चुनाव करा ले और इन्होंने अभी से अपनी हार मान ली है। ये संदेश पूरे देश भर में जा चुका है। ठीक है, चलिए, आप कह रहे हैं कि हार मान ली है बीजेपी सरकार ने, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें। लेकिन नीतीश जी, क्या आपको भी लगता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, हालांकि ये अभी व्यवहारिक दृष्टि से कितना ये जमीन पर आ पाएगा, इस पर अभी बहस शुरू हुई है, अभी कमेटी बनी है, कितना संभव होगा ये बाद में पता चलेगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये इस तरह से इस व्यवस्था के तहत इलेक्शन होते हैं तो क्या वाकई राज्य के जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाएंगे? लोकसभा अगर चुनाव साथ में होते हैं तो? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को भी मेरा नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्द इस पे चर्चा कर रहे हैं। हालांकि ठीक है, आप इतने अवेयर हैं, ये अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं आपको। कमेटी बन चुकी है तो मुझे लगता है अभी चर्चा तो शुरू ऑलरेडी हो चुकी है। आप लोग को भी बुलाया जाएगा चर्चा में, आप लोग से भी राय मांगी जाएंगी। कमेटी की तो गठित हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कमेटी, चूंकि मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग बहुत जल्द चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कमेटी का जब तक कोई ना कोई रुझान ना आ जाए, कोई ना कोई प्रथम सूचना ना आ जाए, प्रथम ओपिनियन ना आ जाए, तब तक हमें उनकी बेसिक चीजों में उनको क्या क्या पॉइंट्स है उस पर डिस्कस करने का मेन फायदा अभी मुझे नहीं लगता। खैर फिर भी मैं अपनी बात क्योंकि मुझे भी पार्टी ने भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है, इसलिए मैं अपनी जो भी राय रखूंगा व्यक्तिगत रखूंगा। सर्वप्रथम मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पहले ये तय करना चाहिए कि किसी भी इलेक्शन में जो मैंडेट होता है क्या वो उसकी रिस्पेक्ट कर पा रही है। जब आप उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो, आप चाहे पीछे के इतिहास उठा के देखो, उन्हें हुए सरकारों को तोड़ देना, उन्हें हुए सरकारों को खरीदना, बच्चे कुचे जो नहीं बिकते उनको ईडी सीबीआई से डराना, और जो सारे हथकंडे फेल होने के बाद उनके लिए संविधान बदल देना। दिल्ली ने भी तो एक मैंडेट दिया था, क्या हुआ? गोवा ने भी तो मैंडेट दिया था, एमपी में भी तो मैंडेट दिया था, महाराष्ट्र ने भी तो मैंडेट दिया था। उसकी रिस्पेक्ट आप कहाँ कर रहे हो? आप तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो,
लेकिन आप इलेक्शन के रिजल्ट की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। दिल्ली में चुने हुए प्रतिनिधित्व को आप पावर नहीं देना चाहते हो। अगर वो पावर कहीं सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो आप उसके लिए रात को 11 बजे आप नया कानून का सरूफा ले आते हो। इससे कितना फंडामेंटल डिस्टर्बेंसमेंट है, आप ये भी तो देखें। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। ये मुझे पता है, ये कहेंगे कि इससे बहुत ही ज्यादा खर्चा, बजट कम हो जाएगा, तमाम चीजें कम हो जाएगी। मुझे 2 बात का जवाब दे दें आज। क्या मोदी जी के प्रचार प्रसार, घुमाई फिराई, मेंटेनेंस, फोटो खिंचवाना, इस पे जो खर्चा होता है, क्या इसका कोई बजट सार्वजनिक होगा? क्या इस पे कुछ कमी होगी? दूसरी मुख्य बात, भारतीय जनता पार्टी किन पैसों से सरकारें तोड़ती हैं, क्या ये सार्वजनिक होगा? नहीं ठीक है, लेकिन आप खर्चे की बात करें, ठीक है, आप ये खर्चे की बात कर रहे हैं, ठीक है, और सरकार कह रही है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर होगा तो खर्चे बचेंगे, लेकिन आप जो व्यक्तिगत खर्चे की बात कर रहे हैं, फिर बीजेपी की जो प्रवक्ता है वो भी फिर आपके सीएम हाउस में दिल्ली में कितना खर्च हुआ उसको भी गिनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन ठीक है, वो फिर उसको गिनाना शुरू कर देंगे, फिर हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं जवाब देने को तैयार हूँ आपकी। ठीक है, लेकिन अभी मुद्दा ये नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी ये मुद्दा ये है। ठीक है, आपकी विजिलेंस की रिपोर्ट आई, विजिलेंस की रिपोर्ट में ये बात रखी गई कि CPWD के मेजरमेंट के हिसाब से 50 साल में ये बिल्डिंग ध्वस्त हो जानी चाहिए। नहीं ठीक है, अभी ये मुद्दा नहीं, अभी किस बिल्डिंग में कितना खर्चा है अभी ये मुद्दा नहीं है। अभी तो हम बात करें क्या वन नेशन वन इलेक्शन है, क्या ये शगुफा या सियासत है। ठीक है, रविंद्र जी, क्या आपको लगता है जिस तरह से सरकार इसको लेकर अब विशेष सत्र में भी लाने की तैयारी कर रही है, आखिर क्या ये, जैसे कि बीजेपी सरकार के कुछ अमित शाह भी कह चुके हैं कि जुमला है जब वो 15 लाख की बात की गई थी, तो क्या ये सिर्फ एक शगुफा है या इसके पीछे अब क्या सियासत देख पा रहे हैं और सपा पार्टी का इसमें क्या रुख है? देखिए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो व्यक्ति को भी फायदा होता है, राष्ट्र को भी फायदा होता है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, ये उसी प्रकार से है कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, किसानों का आय दुगनी हो जाएगी, बुलेट ट्रेन चला देंगे। ये भी उनकी मंशा भी देखनी है भारतीय जनता पार्टी की। वन नेशन वन इलेक्शन कहीं वो चाइना वाला, शी जिनपिंग का वाला लेकिन तो जो नहीं शुरू है। में आपने लाइन की इससे देश को फायदा होगा, तो अगर ये बिल आएगा तो क्या सपा समर्थन करेगी इस बिल का? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को एक श्वेत पत्र लागू करना पड़ेगा। उसकी मैं दुर्दशा बता दूं क्या किया था इन्होंने। 2014 के चुनाव में 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2019 के जनरल इलेक्शन में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि ECI ने जो सीमा लगाई थी 10 से 12,000 करोड़ रुपए की थी। इन सारी बातों पे पहले श्वेत पत्र लागू करना पड़ेगा। समर्थन तो हम दे ही देंगे, लेकिन ये बताएं कि यहाँ पर ये शी जिनपिंग वाला वायरस नहीं बन जाएगा, ये रशिया नहीं बन जाएगा, और हमें सीमा 12,000 करोड़ की दी जाएगी तो हम 60,000 करोड़ रुपया खर्च कर देंगे। लेकिन आप भी जो गठबंधन नया बना इंडिया के, आप भी उसकी सहयोगी हैं, आप भी उसमें शामिल है। बाकी कांग्रेस की बात कर लें, आपकी बात कर लें, तो खुलकर विरोध करिए, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हम तो समर्थन कर देंगे इसका, अगर श्वेत पत्र लेकर आती है बीजेपी सरकार। तो इससे प्रश्न पूछ रहा हूँ, इन सारे के प्रश्न अगर प्रधानमंत्री जी अपने पूरे PMO को बैठा लें तो नहीं दे पाएंगे, तो कैसे दे पाएंगे? ये तो शगुफा है, मैंने बता दिया है। रादर ये जुमला है जिस प्रकार से छोड़ा है, कुछ है नहीं बोलने के लिए इनके पास में, कुछ किया ही नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ इनकी कमियां बता रहा हूँ क्या क्या है। पिछले 19 का जो जनरल इलेक्शन हुआ, 91,000 करोड़ मतदाता थे, 75 दिन प्रक्रिया चली चुनाव की। कैसे करेंगे पहले ये तो बता दें। कमेटी तो गठित कर दिया, कमेटी गठित करने से पहले बताओ ना कैसे करेंगे ये। ठीक है, हालांकि यही एक अहम सवाल है आरपी सर, ये वाकई एक अहम सवाल है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो हो रही है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये कितना सफल हो सकता है, कितना संभव हो सकता है, और अगर एक बार हो भी गया तो क्या ये आगे भविष्य में ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि राज्य की सरकारें हो तो कभी भी गिर जाती हैं, कोई पार्टी किसी के साथ चले जाती है, कोई विधायक कहीं छूट के किसी और चले जाते हैं, कभी भी राज्य सरकार गिर जाती है। तो ये कैसे व्यवहारिक तौर पर हो सकता है? इसके ऊपर कमेटी भी गठित हो गई, विशेष सत्र भी बुला लिया गया है, बड़ी यहाँ पर उठापौध दिखाई दे रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा इस मामले में। ये चुनावी इवेंट है जो ठीक है, आऊंगा रविंद्र जी आपके पास। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, निश्चित रूप से खर्चे वाली बात तो है। आप आज़ादी के बाद देखा होगा कि 4 बार जो है इसी तरह से इलेक्शन हुआ, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ हुए हैं। बाद में चल के जब सरकारें मिड टर्म पोल हुए,
सरकारें गिरी, तो उसके चलते जो है ये जो है एक तरह से चुनाव जो है मतलब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे। अब देखिए बड़ा बड़ा अहम सवाल है और एक पॉलिटिकल भी से सियासत भी कह सकते हैं। हम शिगुफा इसलिए नहीं मानते हैं कि निश्चित रूप से सरकार कोई न कोई व्यवस्था सोच करके ही विशेष सत्र बुलाया है, और अगर इस मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति को यहाँ पर जो है इस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो कुछ न कुछ तो है कि ये व्यवस्था जो है भारतीय जनता पार्टी लाने की कोशिश करेगी। उसका एक ही एजेंडा होगा कि हम खर्चा बचा रहे हैं, ज़्यादा जो है जनता के ऊपर बोझ न पड़े, टैक्स का जो है उसमें खर्च न हो, और एक तरह से जो है देश हित में बताने की कोशिश होगी। ये तो बात तय है। अब रही बात ये कि इसका फ़ायदा किस किस तरह से किन किन लोगों, जैसे आपने बोला मिड टर्म पोल, बाद में सरकार गिरे कैसे करेंगे, तो उसके लिए संविधान में कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जैसे जहाँ मान लीजिए 3 साल बाद सरकार गिर गई तो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे और उसके बाद बढ़ाते जाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो हमें लगता है, लेकिन इससे क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर या चुनी हुई सरकार नहीं होने से एक तरह से जो है हमें लगता नहीं कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है आप जैसे 18 से लेकर 22 तक का जो है, अभी पिछली बार में जो है लगभग 5 बार विशेष सत्र जो है लोकसभा के बुलाए जा चुके हैं, जिसमें 2018 में मोदी जी ने एक विशेष सत्र बुलाया। अब इस सत्र में क्या करेंगे आप देखिए, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और 5 राज्यों में अगर मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती तो उनके चुनाव जो लोकसभा के साथ होंगे, मतलब 6 महीने तक जो है क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा, भाई नहीं हो सकता। तो इस तरह से कई एक जो है इनकी रणनीति होगी किस तरह से करें। दूसरी बात यह है कि इस दौरान जैसे कॉमन सिविल कोड है और भी चीज़ें हैं, महिला आरक्षण है, तमाम ऐसे बिल भी हो सकता है कोई धमाका कर सकते हैं। और आपने देखा कि जब भी कभी ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी खास करके बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से कोई न कोई घोषणा जरूर करते हैं। तो इस सत्र में कुछ न कुछ सामने निकल के आएगा। लेकिन जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, ठीक है, खर्चे को तो लेकर के सरकार को सोचना ही चाहिए। जब देश का पैसा इस तरह के केवल चुनाव में खर्च होता है तो सरकार का दायित्व होता सोचना, लेकिन उसके अलावा भी उसके कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उस पर भी ध्यान देने वाली बात होगी। ऐसा नहीं है कि आप जो केंद्र में आपकी सरकार है और आप बीच में सरकार गिर गई उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिए, तो एक तरह से जो है एक उनकी नीयत भी सामने आएगी और समझ में आएगा। तो ये जो है कहीं अगर इसको लेकर के ये कहा जाए कि कोई बहुत ही आश्चर्यजनक कोई नई बात नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये केंद्र सरकार, बल्कि ये पहले हो चुका है। अगर इसे लागू करते हैं तो उसके और भी जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो परिणाम हैं, उनके बारे में सोचना होगा और कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह का बदलाव होगा और किस तरह का जो इसमें संशोधन होगा, इन सारी चीज़ों को भी सामने लाना पड़ेगा। क्योंकि गिरी हुई सरकारों को जो सरकार मिड टर्म पोल की स्थिति में आ जाती हैं, उनमें क्या होगा, क्या वहाँ चुनाव होगा या बीच बीच में जो सांसद विधायक ये लोग जो है इस्तीफा दे देते हैं या डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था। तो इन सारी चीज़ों पर भी चर्चा होगी। हो सकता है सभी दल मिल करके इस बात कोई न कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। बिल्कुल, लेकिन आपने कहा राष्ट्रपति शासन लगेगा बीच में, इसी को लेकर मैं अमित तिवारी से सवाल करना चाहता हूँ। अमित तिवारी जी, अक्सर विपक्ष ये कहता रहता है कि आप लोग लोकतंत्र को खत्म करने के लिए लगे हैं, आप लोग देश से चुनाव खत्म करने को लेकर लगे। अगर वन नेशन वन इलेक्शन में अगर एक हिस्से में अगर आप ये देखें, अगर मिड टर्म इलेक्शन होंगे, अगर आप इलेक्शन करवा देंगे बीच में, तो फिर तो ये व्यवस्था खराब हो जाएगी। अगर आप उस बीच में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, फिर तो विपक्ष जो ये अंदेशा लगा रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, फिर तो कहीं ना कहीं उस ओर जाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगर मान ली अगर 3 साल के बाद अगर सरकार गिर गई, 2 साल तक वहां पर राष्ट्रपति शासन रहा, तो एक तरह से केंद्र में जिसकी सरकार है उसके हाथ में तो राज्य की सरकार रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र खत्म करने की बात हो जा रही है, सवाल तो फिर यहाँ पर उठेगा ना, फिर से आप लोग से पूछेंगे सवाल, क्योंकि संघीय ढांचे पर सीधे कहीं ना कहीं सीधे कुठाराघात होने की बात सामने आ रही है। भागीरथी जी, देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में चुनकर आए थे, तब से ही ये चर्चा चल रही है। और आपने जो कुछ भी अभी कहा, ये सब आकलन है और मेरे ख्याल से कमेटी आकलन है, लेकिन मैं व्यवहारिक बातें कर रहा हूं। ये सवाल उठेंगे जरूर, मैं कोई ऐसे हवाबाजी वाली बातें नहीं कर रहा, ये सवाल उठेंगे जरूर और बहुत बहुत अहम सवाल है ये। बिल्कुल, मैं उसके सवाल के उस वैलिडिटी पे नहीं जा रहा हूं। मैंने कहा कि अभी हम सभी आकलन लगा रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा।
मेरे हिसाब से जो कमेटी बनी है वो इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेगी, और जब चर्चा करेगी तो जो विपक्ष के लोग होंगे वो अपनी राय देंगे, जो सोसाइटीज होंगी वो अपनी राय देंगी, और इससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो व्यवहारिक तौर पे संसद में डिस्कस होगा। और ये सिर्फ डिस्कशन ही नहीं, उसमें संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा, उस रास्ते से जाना पड़ेगा। पर जहां तक अभी आम आदमी पार्टी के जो नेतृत्व यहाँ पे बैठी है उसने कहा कि मोदी जी के खर्चे के बारे में, जहां की जनता 40 लाख जनता झुग्गियों में रह रही हो और वहां का नेता शीश महल बनवा रहा हो अपने लिए, उसके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देता। 30 करोड़ की पराली की दवाई लाते हैं और उसके लिए 300 करोड़ उसके लिए ऐड कर देते हैं, और वो ये सवाल पूछते हैं, तो ये शोभा नहीं देता। दूसरी बात, बहुत चर्चा में निकल कर आया कि सिगुफा छोड़ा गया, तो सिगुफा कैसे? आप देखिए, राहुल गांधी जाते हैं आपका राफेल के मामले में और वहां पे सिगुफा छोड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनको माफी मांगनी पड़ती है, वो सिगुफा छोड़ते हैं। मध्य प्रदेश में 50% करप्शन की, वहां पे उनके ऊपर FIR होते हैं, भाग खड़े होते हैं, वो सिगुफा छोड़ते हैं, लद्दाख जाते हैं, अपनी 8 लाख की लग्जरी बाइक पे लद्दाख घूमने जाते हैं, और वहां से कहते हैं कि मैंने देखा है चाइना यहाँ पे घुस गया है। तो वो देख क्यों रहे हैं वहां पे? तो उनको लड़ना चाहिए चाइना से। आप एक व्यक्ति क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, उससे आप देश की पॉलिसी को आप कैसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर सरकार एक बिल लाने का प्रयास कर रही है और वो उस बिल में बहुत सारे सवाल भी हैं, आप उसको किसी व्यक्ति से आप जोड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। ठीक है, नहीं, कंपैरिजन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए मान्यवर, जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण बिल को चर्चा के माध्यम से इसका समाधान निकालना चाहिए था, उसे सिगुफा कहा जा रहा है। मैं उस विषय पर आ रहा हूँ। जिस तरीके से इन्होंने कर्नाटक में एक झूठा एक फ्री वादा दिया कि बिजली मुफ्त देंगे, और वहां पे बिजली के दाम 50% से बढ़ गए। अभी मैं कर्नाटक में ही हूँ, किस तरीके से यहाँ की जनता दूसरी ट्रैक में चले जा रहे हैं बार बार। मैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, फिर आप बिजली की तरफ चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं आप। मैं सिगुफे की बात कर रहा हूँ मान्यवर, मैं उस पे बात कर रहा हूँ कि सिगुफा उसे कहते हैं। जहां तक बात रही इस बिल की, तो इसके लिए तो कमेटी तैयार हो गई है ना। अभी तक तो मेंबर्स भी इसके नहीं गठित हुए हैं। जब मेंबर्स आएंगे, जब इस पे चर्चा बाकायदा चालू हो जाएगी, और हमारे JP नड्डा जी ने मिलकर अपना भारतीय जनता पार्टी का पक्ष तय किया है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के भी प्रतिनिधित्व है, उन्होंने भी कहा है कि हम स्वागत करते हैं, लेकिन उनको कुछ कुछ दिक्कतें हैं, व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, उनको सब चाहिए। तो देखा जाएगा, सब चर्चा में निकल कर आएगा, और जब चर्चा में निकल कर आएगा तो जितनी भी जो भी राज्यों की, इसके लिए 15 राज्यों से आपको संपर्क करना पड़ेगा। तो 15 राज्यों के साथ मिलकर बैठकर बातचीत तो होगा ना। वो सब मीडिया के सामने ही होगा, वो सब हम सब उसके साक्षी रहेंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि अभिमन्यु जी, चोरी छुपे हो रहा है या आपके कोई जो चीज सहयोगी अचानक से समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जो जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है हम समर्थन कर दें, लेकिन आपको श्वेत पत्र लाना होगा, तमाम तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन कहने का एक सॉफ्ट कॉर्नर तो था। लेकिन आपकी तरफ से पूरा विरोध देखने को मिल रहा है। अभी तो सिर्फ कमेटी गठित हुई है, सवाल बहुत सारे हैं, मेरे जहन में भी सवाल है, मुझे लगता है आम पब्लिक के इसमें भी बहुत सारे सवाल है। लेकिन अगर किसी एक बड़े काम को लेकर, देखिए मान लीजिए अगर ये व्यवस्था लागू हो जाती है तो इसमें तो कोई शक नहीं है, पैसे की बहुत सारी बचत होगी। अगर पैसे सरकार के पास होंगे तो उन पैसों का इस्तेमाल विकास के कार्यों में किया जा सकता है। तो अगर कोई सार्थक बहस अगर हो रही है तो होने देना चाहिए ना। प्रमुख विपक्षी पार्टी है आप लोग कांग्रेस से, अगर इसमें आप लोग सहभागिता करेंगे, उसमें क्या बेहतर हो सकता है? अगर उसका आप सजेशन देंगे ज्यादा बेहतर होगा ना, बजाय इसके अभी कमेटी का गठन हुआ है आप लोग विरोध करना शुरू कर देना, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। एक सार्थक बहस तो होनी चाहिए ना। अगर हो गया, पैसे अगर बच रहे हैं सरकार के, कभी केंद्र सरकार में आप भी तो आओगे ना, आपके पास भी अच्छे खासे पैसे रहेंगे, आप भी जन लोग कल्याणकारी योजनाएं चला सकते हैं, उसका फायदा आपको चुनाव में भी होगा। वन नेशन वन इलेक्शन संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है, ये पहली बात है। और जहां तक देखिए रुपए बचने, पैसे बचने की बात है, धन बचने की बात है, मैं कहना चाहूंगा लाखों करोड़ों रुपए पूंजीपतियों के माफ कर दिए जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए लेकर देश से चंद पूंजीपति भाग गए हैं। तो ये बात सिर्फ धन की नहीं है, बात इस देश के जो संसाधन है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसको बचाने की भी है। जो राज्य के मुद्दे हैं, जो गौण होने की जो हमने बात कही है, हर राज्य के अपने अपने मुद्दे, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश के अलग मुद्दे हैं, हरियाणा के अलग मुद्दे हैं, उत्तराखंड के अलग मुद्दा है, हर राज्य के अपने अलग मुद्दे हैं। वो मुद्दे जब गौण हो जाएंगे तो ये चुनाव का जो सारा चुनाव की इस पे अभिमन्यु जी किन मुद्दों की बात कर रहे हैं? अगर एक एग्जांपल दे सकें कि आप किन मुद्दों की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं तो आप किन मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं? पड़ेगा क्या स्वास्थ्य, सुरक्षा, तो ऐसी शिक्षा, ठीक है अभिमन्यु जी, मुद्दे हर जगह के नहीं है क्या? अभिमन्यु जी
अमित जी कह रहे हैं एक आध एग्जाम्पल तो दे दीजिए आप। आप किन राज्यों के मुद्दों की बात कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के अगर चुनाव एक साथ होंगे लोकसभा के तो उसमें वो गौण साबित हो जाएंगे? पूरा टेन्योर पूरा होगा तब चुनाव कराएंगे, क्योंकि अभी जनता ने वोट किया, जनता ने भरोसा किया उन लोगों पर। आप अभी उनका चुनाव करा देंगे कर्नाटक का? तो ये सब सवाल हैं, चाहे हिमाचल का कराओ, उत्तर प्रदेश का। तो ये सारी जब चुनाव हुआ है, इनके वादे हैं, वादे पूरे नहीं हुए हैं, अभी सरकारों ने काम करना चालू नहीं किया है। तो ये अभी सिर्फ दिखुफा है। और भाजपा को ऐसी क्या जल्दबाजी है, इन्हें जल्दबाजी क्यों है आखिरकार इतनी अब आके चुनाव के समय? जल्दबाजी कहाँ है, अभी तो कमेटी गठित हुई है, जल्दबाजी तो आपको लग रही है। चाहते हैं हमेशा ये लोग सत्ता में रहे, ये चाहते हैं इनकी पार्टी हमेशा सत्ता में रहे और जो असल मुद्दे हैं उन पे ध्यान भटकता रहे। चुनाव में इन्होंने इंटरनल सर्वे कराया, उसमें निराशा इनको हाथ लगी है। ये लोग कुछ भी कर, ये हमारा इंटरनल सर्वे और इनको पता है। ठीक है, तो अभिमन्यु जी, चाहे कितनी भी बहस हो जाए, चाहे कितनी भी कमेटी का गठन हो जाए, आप लोग इसके विरोध में ही रहेंगे, ये तो तय है। ठीक है, जवाब हाया नाम बस दे दीजिए। जी आप भी तो बता दीजिए, इसकी खूबी बता दीजिए आप। नहीं ठीक है, मैं तो अभी कह रहा हूं कि चाहे इसमें कितनी भी अच्छाई हो, कमेटी का गठन हो जाए, शुरू से आपने मान लिया कि इसके आप लोग अगेंस्ट में रहेंगे। ठीक है, नितेश चौरसिया जी, क्या आप भी सपा पार्टी के जो नेता या समाजवादी पार्टी जो है थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि आप लोग हमेशा देश के विकास की बात करते हैं, आप लोग हमेशा अलग राजनीति करने की बात करते हैं, तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो रहा है तो ये भी एक तरह से एक अलग राजनीति जो कई सालों पहले हुई थी। हमारे देश में 4 बार इलेक्शन इसमें हो चुके हैं, तो इसमें क्या समस्या? थोड़ी सी अगर इसमें कमेटी गठन हो रहा है, थोड़ा सा अच्छी बहस हो सकती है, पॉजिटिव बहस हो सकती है, पॉजिटिव चर्चा हो सकती है, तो साथ आगे जाना चाहिए। क्या अब आप इंडिया में शामिल हो गए हैं, जो विपक्षी पार्टी का जो अलायंस है उसमें शामिल हो गए, तो विरोध करेंगे? आप पार्टी का भी ये तय है, इसमें चाहे किस तरह की बहस हो, आप पार्टी इसके अगेंस्ट में ही रहेगी? मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि मेरे जो भी बातचीत, मेरे जो भी स्टेटमेंट्स हैं, अभी पार्टी की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, तो नहीं ठीक है, आपने कहा व्यक्तिगत रहेगा, ठीक है, बात मेरी व्यक्तिगत है। देखिए, जब तक अभी जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय की बात सुन रहा था, वो टेक्निकल कोई बात नहीं करते। इसकी जो टेक्निकल ग्रीवेंसेस है, टेक्निकल इश्यूज हैं, भाई अगर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या अगर कोई भी चुनी हुई सरकार 1 साल के टेन्योर में गिर जाती है, 2 साल के टेन्योर में गिर जाती है किसी भी वजह से, ऐसी परिस्थिति में क्या 2 साल 3 साल 4 साल आप राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, क्या उसमें दलबदलू कानून के लिए आप क्या लागू करेंगे? दलबदलू कानून कितना इम्प्लीमेंट करेंगे? उसके बाद जो वहाँ की लोकल इश्यूज हैं, अगर यही सब तो डिस्कशन का मुद्दा रहेगा कमेटी के सामने। सर सुनिए ना, आप क्या बातें कर रहे हैं? आपसे सवाल पूछा जाता है, बचकानी बातें कर रहे हैं, यही सब टेक्निकल मुद्दे तो कमेटी के सामने रहेगा। आप टेक्निकल फैक्ट तो रखो भाई। आप अगर लेके आए विषय को, तो अभी जिसका कोई रूपरेखा नहीं तय हुई है, उसके लिए टेक्निकल चीजें आप कहां से लेकर लाकर रखेंगे? यही सब तो चर्चा होगी कमेटी में। आपने कभी इसकी कमेटी नहीं बनाई कि बेरोजगारी कैसे दूर करें? आपने इसकी कमेटी नहीं बनाई कि भ्रष्टाचार बेरोजगारी के लिए बहुत काम हुआ है। 7,000 करोड़ दिया गया है स्टार्टअप के लिए, और उसमें सिर्फ ठीक है। लेकिन नितेश जी जो आप सवाल उठा रहे हैं, आप जो सवाल उठा रहे हैं नितेश जी, उसको निजात कैसे पाए? ठीक है नितेश जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं, इस सवाल का समाधान अगर आपको लगता है तो सवाल का समाधान आप दे सकते हैं ना। आपने इसकी कभी कमेटी नहीं बनाई कि किसानों का आय कैसे दोगुना हो, इसकी कभी कमेटी नहीं बनाई। आपने इसकी कभी कमेटी नहीं बनाई रेलवे घाटे में जा रहा है, उसको कैसे नाफे में लाया जाए। आपने इसकी कमेटी नहीं बनाई कि सिर्फ और सिर्फ जो फायदे वाले स्टेशन है उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, लॉस वाले आज भी लॉस में है। आपने इसका प्राइवेटाइज आज तक ठीक है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके जो नेता है अरविंद केजरीवाल, वो बहुत अच्छा गुणा भाग करते हैं। वो कभी भी कोई पॉलिसी आती है या फिर कोई योजना आती है, उसका बहुत अच्छा गुणा भाग करते हैं। अगर इसमें बहुत सारे सवाल हैं तो आपके नेता या आपकी पार्टी इसका जो सवाल है उसका समाधान भी तो दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते आप लोग? हमने कहा तो कि हम तो जब इंडिया अलायंस के साथ हम लोग ये सारी एक सामूहिक और सबके मिला जुला के हर क्षेत्र के हिसाब से एक हमारा एजेंडा तैयार होगा, हमारे मुख्य बिंदु तैयार होंगे, उसको लेकर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और हम उनसे अपने लिए वोट मांगेंगे। तो एक पॉजिटिव अप्रोच रख के आप जा सकते हैं। साथ आती है, हम ये सभी मुद्दों को बदल के देंगे, रख के देंगे और गारंटी के साथ देंगे। हमारे पास जुमले जैसा ऑप्शन कुछ नहीं होगा। ठीक है अरबी श्रीवास्तव सर, एक शंका मुझे और यहाँ पर एक लग रही है, क्योंकि अगर हम बात करें इसके पहले
समान कानून संहिता की बात चल रही थी और इसको लेकर अक्सर विपक्ष पार्टी इसमें खिलाफ रहती है और बहुत सारे लोग इसके विरोध में रहते हैं। और अभी जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है इसमें समान कानून संहिता की भी बात की जा रही है कि उसका बिल भी लाया जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बिल का जो विरोध है उस विरोध को पूरी तरह से थोड़ा सा दबाने के लिए या एक बड़ा मुद्दा लेकर आ जाओ कि सारे लोग विपक्षी पार्टी उस पर चर्चा करना शुरू करते हैं ताकि वो बिल आ भी जाए और जैसे तैसे करके उसको पास करने की कोशिश की जाए और चुनाव में उसका लाभ ले जाए। क्योंकि अगर देखिए समान कानून संहिता की बात हो रही है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात नहीं होती तो मुझे लगता है सबसे बड़ा भी मुद्दा यही होता है कि समान कानून संहिता को पास करने के लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है उसको पास करने के लिए या उस मुद्दे को कम करने के लिए ताकि उसका विरोध ज्यादा नहीं हो और वन नेशन वन इलेक्शन का शिकूफा छोड़ा जा रहा है। नहीं, देखिए भागीरथ जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि उस बिल को पास करने के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। दूसरी बात, आपने देखा हो ना, कई चीज अप्रत्याशित हो, जैसे जीएसटी, आपने देखा नोटबंदी जी, आपने देखा होगा कि जो धारा 370 हटाने वाली बात है। तो ये कोई न कोई ऐसा जरूर काम करते हैं जो एक तरह से अप्रत्याशित होता है। ये सत्र में कुछ भी अगर कॉमन सिविल कोड का भी मामला आता है तो ये भी कोई अप्रत्याशित ही है कि उसको विशेष सत्र बुला करके, अभी चुनाव अब होने वाले हैं तो आनन फानन में बुला के इसको भी लागू किया जा सके, ये हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो ये तो कांग्रेस की सरकार थी तभी था, तो कांग्रेस विरोध करने के कोई वही नहीं बनता है। सवाल इसका है कि जो टेक्निकली जो प्रॉब्लम जो चीज़ें समझ में आती हैं कि मान लो 6 महीने में सरकार गिर गई, साल भर में सरकार गिर गई, अब इलेक्शन 5 साल बाद होना, तो 4 साल 3 साल तक सरकार कौन सी चलाएंगे? क्या राष्ट्रपति शासन के भरोसे चलेगी? क्या वहाँ का लोकतंत्र जो है, वहाँ की लोकतंत्र की बहाली नहीं होगी? क्या वहाँ चुनी हुई सरकार नहीं आएगी? ये बात है। और इसके लिए जो है निश्चित रूप से जिस कमेटी का गठन किया गया है, क्या संविधान में किसी तरह का संशोधन होगा? तमाम चीज़ें, अगर ये नहीं होता तो अब तक वन नेशन वन इलेक्शन होता रहता। अगर बीच में सरकारें नहीं गिरती, मिड टर्म पोल नहीं होते, क्या तो अब तक वही प्रक्रिया चलती रहती। लेकिन ऐसा होने के बाद बहुत सारी चीज़ें आ गई कि भाई आप जो है 2.5 साल तक सरकार बिना चुनी हुई सरकार के कैसे प्रदेश चला रहे हो? एक सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और ख़ास करके ये जो है परेशानी कहाँ होगी? राज्यों में, राज्यों को लेकर के, कि राज्य जहाँ पर विपक्षी दलों की सरकार है या क्षेत्रीय दलों की सरकारें अगर वो गिरती हैं, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में मेरे ख्याल में कई जगहों पर महाराष्ट्र का देखिए कैसे दल टूट करके सरकार बना लिए, और भी उसमें भी बीच में और 2 फाड़ हो जा रहा है, सरकार बना ले रहे हैं। कहीं पर जो है आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, तमाम जगहों पर। तो अभी तो ये जिम्मेदारी देते हैं कि किसी तरह जोड़ तोड़ करके सरकार बना, चुनाव नहीं होने दो। लेकिन अब स्थिति हो जाएगी भाई ज़रूरत नहीं है तोड़ फोड़ करने की, आप तो सीधे राष्ट्रपति शासन लगाओ, क्या? तो ये सारी चीज़ें आती हैं और इसके लिए जो है बिल्कुल संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही काम होना चाहिए और होगा भी, हमें लगता है। अपना देश, अपना इतना बड़ा लोकतंत्र, हमारे देश का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ भी ये सारी चीज़ें इसके जो निष्कर्ष निकल के आएंगे। लेकिन ये बात तय है कि ये शिगुफा है या फिर ये सियासत है। हमको लगता है दोनों है, शिगुफा भी है और सियासत भी है। सियासत जो आपने शंका जाहिर किया कि भाई इसकी चर्चा इसके ऊपर और कुछ और कर रही है सरकार, और अगर मान लीजिए कमेटी बना के छोड़ दिए और इस बीच में और उसके पूर्व राष्ट्रपति को उसका अध्यक्ष बना दिए और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में 2-4 साल लग जाए, तो इसे शिगुफा ही मानिए। ऐसी जरूरत क्या थी ये सारी चीज करने की? आप समझ? तो ये स्थितियाँ हैं। और हमें लगता है कि जो केंद्र में अगर मान लीजिए चुनाव होता, देखिए आप इधर मध्य प्रदेश, ये 5 राज्यों के चुनाव है, उसके बाद जो है महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव है, तो क्या सबको क्लब करके चुनाव कराएंगे? भाई कहीं न कहीं तो एक जो थ्रेशोल्ड, तो एक जो है व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि कहाँ राज्यों के और जो है इनके चुनाव होना चाहिए लोकसभा के। तो ये कैसे करेंगे, इसको लेकर के भी चर्चा होगी। हमें लगता है कि इसका कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो लगभग ऐसा ही होगा कि आने वाले समय में जो स्थितियां चल रही, जो व्यवस्था चल रही, उसी के तहत चुनाव आयोग को चुनाव कराना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। अमित तिवारी जी, जैसे मैंने शंका जाहिर की और सर ने उसको एक्सप्लेन भी किया कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्या यही करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग कि एक ऐसा मुद्दा छोड़ दो जो इतना आसान नहीं हो, कमेटी बना दो,
2-3 साल उसके ऊपर चर्चा होने दो, विपक्षी पार्टियों को बुलाओ और जो समाधान है उसका समाधान करने की कोशिश करते रहो, सवाल के जवाब ढूंढते रहो। और उसके साथ में जो आपको करना है, क्योंकि समान नागरिक संहिता है, ये एक ऐसा बड़ा आपका मास्टर स्ट्रोक है, अगर ये लागू कर देते हैं तो आपको पता है इससे कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को, केंद्र सरकार को इससे बहुत फायदा होने वाला है। अगर अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं हो रही होती तो आई एम श्योर, मैं कह सकता हूं कि अभी सारी मीडिया में इसी पर चर्चा हो रहा होता कि क्या जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी, इसके ऊपर चर्चा हो रही होती। और आपको पता है इसको लेकर बहुत सारे विरोधाभास भी हैं, विपक्षी पार्टी लगातार आपको घेरती रहती है। तो क्या कोई एक रणनीति के तहत आप लोग इस मुद्दे को आगे लेकर आ रहे हैं और इस मुद्दे की आड़ में दूसरे जो बड़े बिल है आप उसको पास करवाना चाहते हैं? देखिए, श्रीवास्तव जी ने जो भी बातें कही वो काफी व्यवहारिक बातें हैं, और इसकी जो चर्चा अभी जो कमेटी बनी है वो उसमें चर्चा होगी। तो ये देखिए, जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है, इसमें बहुत सी टेक्निकलिटीज भी इन्वॉल्व है, इसमें बहुत से पेज भी इन्वॉल्व है, राज्यों के साथ हमारी बातचीत भी अभी करना बाकी है। तो वो 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने की बात नहीं है, इसमें बहुत समय लगेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या इसी मुद्दे को आप लोग चर्चा में रखकर जो समान नागरिक संहिता है, जो आपका एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्या उसको आप लोग पास करवाना चाहते हैं? क्योंकि अगर उसके ऊपर बहस शुरू हो जाए, एक माहौल बन जाए, तो जिस तरह से माहौल बन गया था आपके कृषि कानून के ऊपर, तो आपको उस बिल को वापस लेना पड़ा। तो आप लोग वो ध्यान में रखना चाहते हैं कि कोई ऐसा माहौल नहीं बने, नेगेटिव माहौल नहीं बने और उसको हम संसद से पास भी करा दे बिल। क्या उसी कारण से इस वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा यहाँ छोड़ा गया है? नहीं भगरे जी, देखिए अभी तो यूसीसी का ड्राफ्ट भी नहीं आया है, तो ऐसा कहना कि उस कौन सा बिल पास होगा कौन सा नहीं होगा, ये मेरे ख्याल से गलत होगा। अभी तो यूसीसी का ड्राफ्ट बनेगा, उसकी भी कमेटी बनेगी, उसके लिए भी चर्चाएं होंगी, और उसमें तो बहुत बड़ी विस्तृत रूप पे पूरे देश भर में चर्चा होगी, और तब जाकर ड्राफ्ट रेडी होगा। तो अभी तो उसका ड्राफ्ट भी नहीं है, तो उस पर चर्चा करना या उसका कोई बिल पास कराना, मेरे ख्याल से ये सोच सही नहीं है। ठीक है अभिमन्यु जी, क्या आपको भी लगता है, जिस तरह से मैं सवाल कर रहा हूं, कि वन नेशन वन इलेक्शन के साथ में जो दूसरे बड़े बिल हैं उसको भी पास कराने की कोशिश जाएगी, कि ताकि चर्चा सब जगह बैठ जाए, एक नेगेटिव माहौल नहीं बने देश में? क्योंकि हमने देखा है कृषि कानून जब पास भी हो गया तो उसके बाद जब नेगेटिव माहौल बना तो सरकार को उस बिल को वापस लेना पड़ा। अभिमन्यु जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चल लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। नीतीश जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि सरकार जिस तरह से देखा है कृषि कानून बिल पास होने के बाद भी जो नेगेटिव माहौल था उस कारण सरकार को उस बिल को वापस लेना पड़ा, इसलिए सरकार यहां पर फूक फूक के कदम रख रही है, कोई भी बड़ा कानून उसके बाद चर्चा हो या उसको पास कराए या उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाए तो नेगेटिव माहौल नहीं बने, इसलिए कुछ ऐसे तमाम ऐसे बड़े मुद्दे रख दो जिसके ऊपर एक चर्चा चलती रहे, लेकिन जो दूसरे जो चीज है जो बीजेपी अक्सर करती है, समान नागरिक संहिता की बात करती है, क्योंकि अगर इसको हम चुनावी लिहाज से अगर इसको आकलन करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसमें फायदा जरूर होगा। क्या एक नेगेटिव माहौल नहीं बने देश में, इसलिए उस मुद्दे को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, इस मुद्दे को लाकर, वन नेशन वन इलेक्शन को लाकर? नीतीश जी, एक लाइन में समझ देता हूँ। भाजपा बिल्कुल वैसा ही कर रही है, मुंह में राम बगल में छूट। भाजपा की पूरी नियत, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक लेके चलता हूँ। जब इन्होंने नोटबंदी कराए थे, इन्होंने 5 फायदे बताए थे। जब नोटबंदी हो गया तो ये आके बताने लगे कि डिजिटल यूपीआई बढ़ गई, डिजिटल पेमेंट बढ़ गया, डिजिटली ये हो गया, लेकिन हाँ, हम और आप डिजिटली तो आ गए, लेकिन हमारा डेटा जो है वो मार्केट में आ गया। इस पे कभी चर्चा नहीं हुई, इस पे कोई कमेटी नहीं बनी। अब मैं आता हूँ जीएसटी पे बात। जीएसटी रातों रात आया, पटाखे फूटे, सारे जगह ये पास करा दिए, इशू होने से पहले जिस दिन पब्लिक में इसको लागू किया गया पटाखे फूटे। देश में पहली ऐसी सरकार होगी जो 12% सर्विस टैक्स को 18% करने में पटाखे फोड़ रही है। ये ऐसी पहली सरकार होगी, मैं बताता हूँ। उसके बाद जब ये जीएसटी लागू हुआ, आज तक इतना मोटा पोथा सिर्फ इनके अमेंडमेंट का है। डेली अमेंडमेंट, डेली अमेंडमेंट, डेली अमेंडमेंट, डेली अमेंडमेंट। कर क्या रहे हो भैया? एक कमेटी पहले बना के लोगों से ओपिनियन तो ले लेते। फिर मैं आता हूँ तीसरी मुख्य बात पे। इन्होंने धारा 370 लागू करी। इन्होंने कहा 100 दिन के अंदर हम शांति माहौल पैदा कर देंगे, कश्मीर की जनता के अंदर शांति का माहौल पैदा कर देंगे और बड़े लेवल पे वहां डेवलपमेंट होगा। मैं बताना चाहता हूं कि यही मोदी सरकार जब वहां पे कांग्रेस के नेता और अन्य नेता वहां पे गए थे वहां के क्षेत्र का जायजा लेने, इन्होंने एयरपोर्ट से वापस कर दिया।
उन्होंने कहा कि शांति का माहौल नहीं है। फिर मैं आता हूँ मैं इनके नए एजेंडे पे, ये चीफ इलेक्शन कमीशन। अरे भाई आज के मुद्दे पे बात कीजिए ना, क्या आप इधर उधर की बातें किए जा रहे हैं? आज के मुद्दे पे बात कीजिए। अभी मैं आपकी बात गिनाने लग जाऊं। आपने कस्में खाई थी, 100 लोगों की लिस्ट लेकर आप घूम रहे थे कि सब करप्ट हैं, आज उनके साथ एक साथ खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल बच्चों की कस्में खाते हैं, अरविंद केजरीवाल बच्चों की कस्में खाते हैं कि कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करेंगे, और फिर उसके बाद कांग्रेस ठीक है नीतीश जी अपनी बात को आप एक दो लाइन में समझ कीजिए। क्या वाकई आपको भी लग रहा है कि ठीक है नीतीश जी अपनी बात एक दो लाइन में समझ कीजिए कि जिस तरह से मुद्दा लाया गया, इस मुद्दे की आड़ में दूसरे बड़े बिल को पास कराने की कोशिश या उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी? नेशनल डीलर ऑफ अडानी, इसलिए झूठे पार्टी काम करो, बच्चों की हित में काम करो। ठीक है चलिए रविंद्र जी क्या हालांकि आप थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है इस वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को लेकर, लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार इस बड़े बिल के साथ कुछ दूसरे ऐसे बिल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, अगर उसको पास करवा दिया जाए या उसकी प्रोसेस आगे बढ़ जाए, हालांकि अभी उसमें ड्राफ्ट ही पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन अभी सरकार के पास समय है, अगर उसको आगे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर चर्चा की जाए, आपको लग रहा है कि बड़े बिल के साथ कुछ ऐसे बिल भी हैं जिसके ऊपर अगर चर्चा हो जाए या माहौल खराब हो जाए? क्योंकि किसान बिल में देखा है हमने जो नेगेटिव माहौल गया, उस नेगेटिव माहौल के कारण उस बिल को वापस लेना पड़ा है। इसलिए माहौल बनाना भी यहां पर सरकार की जिम्मेदारी होगी, और सरकार इसको भी ध्यान में रखेगी कि कोई भी बिल पास तो हो जाए भले संसद से, लेकिन जनता के बीच में नेगेटिव माहौल नहीं बने। रविंद्र जी रविंद्र जी आवाज सुनाई दे रही है आपको मेरी? सबसे पहले तो एक मैं आपत्ति, भाजपा के मित्र ने कहा ब्लैक पेपर, पेपर नहीं है, अगर ऐसा शब्द यूज करते हैं तो भारत के संविधान। अरे इनका आउट ऑफ सिलेबस हो गया, हिंदू मुस्लिम करने वालों को बैठा दिए। आप बताइए वन नेशन वन हम जो बात कर रहे हैं पूरे दिन तो हिंदू मुस्लिम का व्हाट्सएप चलता है लोगों के पास। केवल इनकी पूरी पार्टी इसी का तक इनके दिमाग में भरती है। ट्रेनिंग सेंटर चलता है इस काम के लिए, कैसे हिंदू मुस्लिम। अरे ठीक है रविंद्र जी को बोलने देते हैं, नहीं तो सबकी आवाज एक साथ जाएगी, किसी को समझ में नहीं आएगी। ठीक है अमित जी रविंद्र जी को बोलने देते हैं, समय का आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक दे दिया आपने, प्रलाप करते रहेंगे क्या? नहीं ठीक है रविंद्र जी अपनी बात बोलिए। रविंद्र जी बात रखिए अपनी। रविंद्र जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चल लगता है कि हमारा संपर्क उनसे प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उनकी आवाज आ रही है लेकिन प्रॉपर समझ सुनाई नहीं। एमपी का चुनाव, एमएलए चुनाव होने। अमित जी ठीक है, जिस तरह से लोकतंत्र खतरे की बात हो रही है, क्योंकि इसमें सवाल बहुत सारे, जो सवाल मैंने किया ये सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसी चीज, ठीक है कमेटी का गठन अभी हो गया है, इस पर तमाम सवाल आएंगे, लेकिन क्या जो विपक्ष पार्टी अभी शुरू से विरोध कर रही है, आप कैसे उनको मनाएंगे? क्योंकि अगर सर्व सहमति नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा राज्य का और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराना। और जो शंका मैं जाहिर कर रहा हूं, क्या आप लोग किसी भी बिल को पास करने के बाद जो माहौल बना था कृषि बिल के बाद, उससे थोड़ा सा डर गए, इसलिए आप लोग इन चीजों को ऐसे बांटना चाहते हैं ताकि कि किसी एक बिल के ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाए, इसलिए बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे लेकर आ जाओ, बड़े बड़े बिल लेकर आ जाओ, सभी पर चर्चा करो और कोई एक बिल को हम पास कर दें जिससे हमको राजनीतिक लाभ मिले। भागीरथ जी देखिए, डर से जनहित के काम नहीं होते हैं, जनहित के काम देश की भावना से होते हैं, और देश की भावना के लेकर आप काम करते हैं तो डर किसी चीज का नहीं रहता है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो उनके नेता 100 लोगों की लिस्ट लेकर घूमते थे कि ये करप्ट लोग हैं, आज उन सब के साथ ये बैठकर खाना खा रहे हैं, वो भी 7 सितारा होटल में। उसके बाद अपने बच्चों की कस्में खाकर जो कहता था नेता कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और वो आज उसी कांग्रेस के साथ जाकर गठबंधन करता है और सरकार में शामिल होता है। तो किस तरीके से ये झूठी पार्टी है, ये हर चीज पे विरोध करेंगे। आप जनता के लिए जो भी काम करने जाएंगे, आप गरीब के लिए जो भी काम करने जाएंगे, उसका भी ये विरोध करेंगे। इनको सिर्फ अपने करप्शन से मतलब है कि हम कितना कमीशन खा लें,
हम कितना करप्शन कर लें और उस करप्शन को हम कैसे कैसे सेट कर दें, बस उसी के पीछे ये गठबंधन लगा हुआ है। और इस गठबंधन का कोई सरोकार नहीं है जो लेकिन 7 जो स्टार सवाल होटल मैंने में आपसे बैठ पूछा के कहता है कि कि किसान गरीबों बिल की को बात कर पास रहा करने है। के बाद जिस तरह से माहौल बना, उस बिल को आपको वापस लेना पड़ा, इसलिए आप कोई भी जो बड़े बड़े बिल हैं, आपके समान नागरिक संहिता बिल की बात कर लें या वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर लें, आप लोग इनको लेकर एक साथ चलना चाहते हैं ताकि इसमें जो एक जो डिस्कस है वो उसमें बढ़ जाए और लोगों के एक नेगेटिव माहौल ना बने, क्योंकि बाद में बड़ी परेशानी होती है अगर वो बिल पास भी हो जाता है। क्योंकि समान नागरिक संहिता को लेकर तमाम तरह के विरोधी इसमें आरोप लगा रहे हैं और एक नेगेटिव माहौल भी जा रहा है कहीं ना कहीं इसमें यह बात कर रहे हैं कि आप लोग सिर्फ हिंदुत्व की बात कर रहे हैं इसलिए इस बिल की बात करते हैं। क्या उस बिल की जो एक इंपॉर्टेंस है उसको वहां पर खत्म करने को लेकर और ताकि उसमें नेगेटिव माहौल नहीं बने, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें संक्षेप में? देखिए मान्यवर, हम किसी भी घटना से हम सीखते हैं। अगर कोई बिल पास नहीं हो पाया या जनता के बीच में उसका सकारात्मक संदेश नहीं गया तो उससे हम सीख लेते हैं। और किसी भी चीज को इसमें नकारात्मक, अगर एक देश में एक कानून की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें नकारात्मकता कहाँ है? जो कानून आपके लिए है वो कानून मेरे लिए है, वही कानून नीतीश जी के लिए है, वही कानून श्रीवास्तव जी के लिए है। अगर हम एक देश में एक राशन कार्ड की बात करते हैं तो उसमें कहां से हिंदू मुस्लिम आ गया? अगर हम एक देश में एक जीएसटी की बात करते हैं और एक देश में एक मोबिलिटी कार्ड की बात करते हैं, एक देश में एक ग्रिड की बात करते हैं, तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी का अपना एक उन्होंने संकल्प लिया था कि देश को एक सूत्र में बांधना है, उस देश को एक आगे लेकर जाना है, उसके लिए उसी के प्रति हम कटिबद्ध हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है श्रीवास्तव सर, जी जिस तरह से आप कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा चुनाव भी, उसके पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, इसको किस तरह से आप रणनीति देखेंगे बीजेपी की? क्या इसका असर कोई ऐसी रणनीति, क्योंकि जैसे आपने कहा अप्रत्याशित, कभी कभी कुछ चीज़ें होती है, क्योंकि नोटबंदी होगी अप्रत्याशित होगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होगी अप्रत्याशित होती हैं कि जनता को इंतजार भी नहीं रहता या उसको पता नहीं रहता, लेकिन चीज़ें हो जाती हैं। अचानक सुबह हमने मीडिया खोला, हमने टीवी खोला तो पता चला 370 हट गया है। क्या बीजेपी की इस रणनीति को आप किस तरह से देखते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर और इन चीज़ों को लेकर? समान नागरिक संहिता हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, क्योंकि विशेष सत्र में इन बिलों की ज़रूर बात होगी। नहीं, देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ देखने वाली बात होगी कि विशेष सत्र बुलाया क्यों गया है। जरूर कुछ न कुछ होगा तभी बुलाया गया, जरूरत क्या थी? अभी हाल में ही जो है देखिए मानसून सत्र समाप्त हुआ, कितने हंगामे के बाद, तो अचानक बुलाने के पीछे कोई न कोई कारण तो है। सरकार किसी न किसी नतीजे पर तो पहुंची होगी जिसको कोई भी ऐसा कानून लागू करना हो या कोई ऐसी बातें, या हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो या कॉमन सिविल कोड की बात, कुछ तो होगा। और सवाल इस बात का है कि लोकसभा में अगर ऐसे कोई कानून बनाने की बात आती है तो निश्चित रूप से अभी तो बहुमत में है भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार है, तो बहुत सारे प्रस्ताव ला भी सकते हैं। और जो आने वाला चुनाव है 2000, मतलब अभी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव उसके बाद होगा, ये तमाम चीज़ें होंगी, तो भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों में महारत है कि वो ऐसे मुद्दे इशू खड़ा करो जिसमें अच्छा, क्या आपको लगता है अभी 18 दिन का समय बाकी, अगर देखें हम 18 से ये शुरू होगा, इस 18 दिनों में जो ड्राफ्ट की बात हो रही, यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो जाए या वन नेशन वन इलेक्शन का ड्राफ्ट तैयार हो जाए और एक बार इसको पटल में रखने की कोशिश की जाए, क्या ये हो सकता है? क्योंकि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। नहीं, हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बुला सकते हैं, विशेष सत्र बुला सकते हैं, एक ड्राफ्ट पेश भी कर सकते हैं लोकसभा में, उस पर चर्चा भी करा सकते हैं। भले वो जो विधेयक पारित हो या नहीं हो, ये अलग बात है, लेकिन वो ला तो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन है, अभी इनकी बैठकें चल रही, तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो उनको हो सकता है पटरी से उतारने, डिरेल करने का भी काम हो सकता है। आप एक नए मुद्दे में लगा दो ताकि सारे दल और उनके अलग अलग विचार आना चालू हो जाए, कोई दल समर्थन करे, कोई जो है विरोध करे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक जो है वन नेशन वन इलेक्शन में आप एक साथ जो है लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के चुनाव होंगे, खर्चे बचेंगे, तो ये बात जो है सबको सारे लोग स्वीकार करेंगे। हमको लगता है कि देश का पैसा इस तरह से नहीं खर्च होना चाहिए, लेकिन वही दूसरी तरफ देखिए तो लोकतंत्र वाली बात है, उसको कैसे आप ये करेंगे? बिल्कुल 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 सर,
हमारा समय खत्म हो गया, हालांकि सवाल बहुत सारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, रविंद्र प्रताप जी, अमित तिवारी जी, अभिमन्यु त्यागी जी, नीतीश चौरासिया जी और आरपी सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निश्चित तौर पर अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो सरकारी खजाने में बहुत सारे पैसों की बचत होती है और उन पैसों का इस्तेमाल कई बहुत सारी जन कल्याणकारी योजना में हो सकता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। उस सवालों के जवाब क्या होंगे, कैसे इसको लागू किया जाएगा। फिलहाल कमेटी बनी है, देखना होगा कमेटी के बाद जो पहला जो एक ड्राफ्ट बन के सामने आता है वो किस तरह के होगा। और क्या यह भी शंका, जिस तरह से मैंने कहा कि इस बड़े बिल के साथ जो दूसरे बिल हैं, समान नागरिक संहिता या दूसरे बिल हैं, क्या उस पर एक नेगेटिव माहौल नहीं बने, क्योंकि किसान बिल के बाद जिस तरह से नेगेटिव माहौल बना और सरकार को बिल ये वापस लेना पड़ा, इसलिए उस नेगेटिव माहौल को डिवाइड करने के लिए कुछ बड़े बड़े बिल को एक साथ लाया जा रहा है, ये भी देखना होगा। लेकिन हाँ, जब विशेष सत्र की जब समाप्ति होगी या विशेष सत्र चल रहा होगा, उस वक्त इस बिल को लेकर कितना सरकार आगे बढ़ती है और उसमें क्या कुछ चर्चा होती है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी के साथ जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।